ये एक्सरसाइज है, इसे सॉल्व करना है आपने। टेस्ट नहीं है ये, लेकिन आपके एंड का एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था क्लास में, ये आपने सॉल्व करना है। करें भी इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करें सभी। कुछ एक्सरसाइज नहीं मिली जिनको भी आ रही है मिल जाएगी। हाँ भाई, हो गया? कर लिया सबने क्या? हाँ भाई, हो गया सबका? कर लिया सबने? आज जब नहीं इतना आता हो तो इतना ही टाइम लगता है। हाँ चलिए, अब सुन लीजिए भाई। पहली एक्सरसाइज थी, ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट करेंगे, फिर इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? लिटरेरी टर्म और लिटरेरी फॉर्म का मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात वो पढ़ना नहीं होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात होता है मेरा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। एम आई राइट? मेरे जो पढ़ी हुई चीज है वो मेरे से पूछी किस तरीके से जा रही है और मेरे को ऑप्शन को कैसे स्टडी करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है, ठीक है? तो अच्छे से अभी जितना भी पार्ट है थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा, उसके बाद में हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? तो कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। पहला क्वेश्चन है एम्फेसाइजेस, ये गैप कैसे है इसमें? emphasizes interior characterization to explore the mental or emotional lives of character। बताइए जी क्या है? इसमें दिया इसलिए, और दिमाग नहीं लगा, इतना ही लगा? बोलिए क्वेश्चन क्या पढ़ा आपने? emphasizes इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन? है? हाँ होगी हिंदी। अरे हिंदी कर दी क्या? तुरंत कर दी, 2 ही मिनट लगाए। इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन का मतलब है एक कैरेक्टर के पीछे छुपा हुआ कैरेक्टर, दैट इज इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन। मैं जैसे वो हम पिक्चर्स में देखते हैं कि वो जो अमरीश पुरी, शक्ति कपूर बड़े नेगेटिव कैरेक्टर हैं, वो शुरू शुरू में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, है ना? उनसे अच्छा कोई होता ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि ये अपना जरूर दिखाएंगे सही रूप, है ना? तो ऑडियंस जो है वो तय है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, अभी 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 करेंगे, अभी करेंगे, हम वेट करते हैं उनका। दैट इज इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टर के पीछे छुपा हुआ कैरेक्टर है। टू एक्सप्लोर द मेंटल और इमोशनल लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ा गया आपने, मैं 10 बार बोलता हूं क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ा करो और क्वेश्चन के टुकड़ों में बांट दिया करो। ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ये एकदम से, उसको टुकड़ों में बांट दीजिए क्वेश्चन को। कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहे हो? तो उसको टुकड़ों में बांट दीजिए और तब जाके वो पार्ट्स में बांट दीजिए। तो क्या कह रहा है? एम्फेसाइजेस। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस देना, जोर देना, बल देना, दबाव देना। एम्फेसाइज करता है इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन को, एक कैरेक्टर के पीछे छुपा हुआ कैरेक्टर, और एक्सप्लोर करना मेंटल और इमोशनल लाइव्स ऑफ दी कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर की और इमोशनल लाइफ क्या हो सकती है, मतलब क्या है और कितने तरीके से वो काम कर सकता है। दैट इज साइकोलॉजिकल नॉवल। हिस्टोरिकल कौन सी है? जो हिस्ट्री पर है। सेंटिमेंटल कौन सा है? सेंटिमेंटल जो इमोशनल है। हाँ, तो फिर इमोशनल ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो ये मेंटल है, दैट इज साइकोलॉजिकल है। पिकरेस्क क्या होता है? पिकरेस्क रॉग। और क्या होता है पिकरेस्क में? एक ही वर्ड है रॉग बस। और जिसमें एडवेंचर है, जिसमें जर्नी है, हाँ लो क्लास है। चलिए, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलिए जी, ए नॉवल दैट इज सेट इन सूडो मिडाइवल सेटिंग। अंडरलाइन करो भी, सूडो मिडाइवल। देखिए कितना शानदार वर्ड है, सूडो मिडाइवल। अभी सीधे सीधे वर्ड पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए लिखे जा रहे हैं ये। क्या सीधे सीधे वर्ड पूछे जा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? है सुन, लिसनिंग। इंग्लिश में कहावत है, लिसन विद योर आईज ऑल्सो। समझे? हाँ, लिसन विद योर आईज ऑल्सो का मतलब है कि आंख और कान खुले रखने चाहिए, क्या बोला जा रहा है, आपका लिसनिंग कितना अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब है सूडो मिडाइवल अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सूडो मिडाइवल क्या होता है। समझे? इसलिए टर्म बहुत ज्यादा है भाई। आपको अगर लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी टर्म दे दिया गया, इसलिए अनलिमिटेड सेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, एक छोटे से छोटा वर्ड भी पूछ सकता है, ठीक है? चलिए, तो सूडो का मतलब क्या होता है? छदम। मिडाइवल मतलब मध्यकालीन। तो जिसे मध्यकालीन माना जाता है, उसे होता नहीं है लेकिन माना जाता है, उसे क्या कहेंगे? सूडो मिडाइवल सेटिंग। ए नॉवल दैट इज सेट इन, सेटिंग क्या होता है? वही क्या, व्हेन एंड वेयर। हाँ जी, ए नॉवल दैट इज सेट इन सूडो मिडाइवल सेटिंग एंड हैज एन एनवायरमेंट ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर। पिकरेस्क, सॉरी, गॉथिक नॉवल, गॉथिक। जिसमें 2 वर्ड हमारे लिए की वर्ड थे जिससे हमें पहचाना गया, बाकी अगर नहीं पहचान पाए तो मिस्ट्री और जिसमें हॉरर है, डर है,
मिस्ट्री है, पैलेसेस हैं, गॉथिक नॉवल है जिसमें डर है, इसे क्या कहा गया? सूडो मिडाइवल। अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड को, सूडो मिडाइवल, है ना, सूडो मिडाइवल है ये। हाँ, सूडो मिडाइवल का मतलब क्या हो गया? छदम दिखता है सूडो मिडाइवल। चलिए जी, कहाँ थे हम लोग? यही था क्या? अच्छा, नंबरिंग अलग अलग है। चलिए, ए नॉवल अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ ए रॉग और कॉमन पर्सन इज कॉल्ड पिकेरेस्क। रॉग, एडवेंचर वर्ड देखिए, ए नॉवल अबाउट द एडवेंचर्स, इसमें एडवेंचर बड़ा कॉमन वर्ड है। यू हैव टू सी द वर्ड एडवेंचर एंड जर्नी। उस रॉक का, उस बदमाश का, जो कि क्या है? नॉवल का हीरो है, मेन कैरेक्टर है, समझे? ये कोई साइड कैरेक्टर नहीं है ना? ये हीरो है नॉवल का, जो कैसा है? रॉग है, और जिसका जर्नी कैसा है? एडवेंचरस, बस। और कॉमन पर्सन वर्ड देखो क्या है? आपने क्या वर्ड लिखा था? लो क्लास लिखा था क्या? लिखा था। चलिए, तो उसी को इसने क्या कहा है? कॉमन पर्सन का। मैं क्या कह रहा हूं, टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टर्मिनोलॉजी का मतलब, मैंने कहा कि दो चीजें अनरिलेटेड हैं, दो चीजें अलाइक, दो चीजें अनलाइक हैं, दो चीजें अनपैरेलल्ड हैं। टर्मिनोलॉजी एक ही बात के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए वो कितने सारे शब्दों का यूज कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए जी, ए नॉवल दैट रिप्रेजेंट्स फीलिंग, इमोशनल आइडियलिज्म और सेंसिबिलिटी रादर देन रीजन और थॉट इज कॉल्ड, ये सेंटिमेंटल हो गया, विच इज इमोशनल। अभी काउंट करो किसके कितने सही है कितने गलत है, पूछूंगा मैं अभी। हाँ ठीक है। सेंटिमेंटल, रीजनल नॉवल उसने देखा था हमने, क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे रिलेटेड। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से। एपिस्टोलरी, जो लेटर की फॉर्म में, और वो लेटर किस फॉर्म में है? वर्स की फॉर्म में। चलिए जी, अब सेंटिमेंटल की परिभाषा देखिए, ए नॉवल दैट रिप्रेजेंट्स फीलिंग, इमोशनल आइडियलिज्म और सेंसिबिलिटी। अभी एक वर्ड आया मेंटल, मेंटल कंडीशंस की कैरेक्टराइजेशन, उसको क्या कहा? साइकोलॉजिकल। तो ये एक एक मतलब एक शब्द का शाब्दिक अर्थ हो सकता है। हमने कहा कि नॉवल जिसमें मैसेज दिया जा रहा है, एक नॉवल जिसमें सोशल इश्यू पर बात की जा रही है, उसे क्या कहेंगे? नॉवल ऑफ मैनर्स लिखा था ना उस दिन, जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, वैसे ही क्या लिखा? हाँ, तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, चाहे नहीं पढ़ा होगा तो भी हम पहचान लेंगे कि उसी की बात कर रहा है। चलिए, व्हाट डू वी कॉल टू अ टाइम और लोकेल इन विच द एक्शन ऑफ ए स्टोरी टेक्स प्लेस? सेटिंग। टाइम और लोकेल, स्थान, समय, जहां पर वो कहानी घटित हुई, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सेटिंग। चलिए जी, तो हाइपरबोल क्या होता है भाई? एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति। प्लॉट क्या होता है? स्टोरी लाइन। स्टोरी होती है कि स्टोरी लाइन होती है? स्टोरी लाइन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ। हाँ जी, मैं लापरवाह था इसलिए मैं असफल हुआ, ये स्टोरी है कि स्टोरी लाइन है? ये स्टोरी है। मैं लापरवाह था और उस लापरवाही के कारण मेरे प्रयासों में कमी आई और उस कमी के कारण मैं असफल हुआ, ये क्या है? घटनाओं का क्रम, कारण, प्रभाव, इफेक्ट, कॉज। हाँ, क्या? लोकेट, लोकेट करो भाई, लोकेट, लोकेल नहीं। ये लोकेशन के लिए पुराना टर्म है, आजकल वर्ड की लोकेशन है, तो इसे क्या बोलते हैं? लोकेट। हाँ जी। हाइपरबोल, प्लॉट, प्लॉट क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। स्टाइल क्या होता है? वर्ड चॉइस। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? थीम क्या होता है? वेरी गुड, चलिए भाई, अच्छी, अच्छा, शाबाश। हाँ जी, ए नॉवल दैट प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन आउटसाइड ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इज कॉल्ड रीजनल। अब देखो क्या कह रहा है? ए नॉवल दैट रिप्रेजेंट लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन, कहा ना हमने, अभी लिखा था ना। रीजनल नॉवल का मतलब क्या है? किसी विशेष क्षेत्र की। तो सब काइंड्स हैं, शाब्दिक अर्थ से निकल जाएंगे, इनके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ जी, व्हेन ए कमेंट डज नॉट लॉजिकली रिलेट टू अनदर वी कॉल इट। अब लिखो भाई, हेडिंग लिखो, नॉन सिक्वेटर, नॉन सिक्वेटर। और ये परिभाषा लिख लें, यहां से लिख लें भाई, ए कमेंट डज नॉट लॉजिकली रिलेट टू अनदर, ए कमेंट
डज नॉट लॉजिकली रिलेट टू अनदर। हाँ जी, लिखे भाई, ये लिख लिया सबने? ए कमेंट डज नॉट लॉजिकली रिलेट टू अनदर मतलब क्या हुआ? लिखें भाई, एक लाइन और लिख लें, एक लाइन छोड़ के लिखें। नॉन सिक्वेटर, नॉन सिक्वेटर is absurd and used for सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक के लिए यूज किया जाता है। और एब्सर्ड होता है, एब्सर्ड क्या होता है भाई? अजीब। लिखा था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। क्या था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? कब आया था? ठीक है, ठीक है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अजीब बातें, अजीब बात होती है। नॉन सिक्विटर, जैसे एग्जांपल लिख लें एक, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी investing in cryptocurrency is risk and life is a risk too। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना रिस्क है, जीवन भी तो एक रिस्क है। अब जीवन भी एक रिस्क है और क्रिप्टो करेंसी में रिस्क है, वो तो अलग अलग बातें हो गई। जीवन रिस्क है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम, जैसे हम कहेंगे कि गाड़ी चलाना एक रिस्क है, हम अगर रोड पे चलेंगे तो रोजाना एक्सीडेंट होते हैं तो वो एक रिस्क है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग क्या है, बिना हेलमेट के और बिना सावधानी के चलें। लॉजिकल नहीं हुआ। रिस्क चाहे कितनी भी हो, या चीजें अनिश्चित हैं, हम क्या कहते हैं, जीवन में कुछ भी हो सकता है, हम तो कभी भी दुनिया से जा सकते हैं। तो इसका मतलब हम कुछ बचाएं नहीं, हम कुछ प्लान नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम तो कभी भी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ प्लान नहीं करेंगे, है ना। ये क्या होता है? नॉन सिक्वेटर है। लॉजिकली क्या है? हाँ, लॉजिकल नहीं है सेंटेंस ये। लाइफ में रिस्क एक अलग बात है, क्रिप्टो करेंसी की रिस्क क्या है? अलग है। दोनों चीजें, दोनों का रिस्क कैसा है? अलग अलग है। तो एब्सर्ड होता है नॉन सिक्वेटर। नॉन सिक्वेटर क्या है? हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे हमने कहा कि अरे एक गधे को हमने देखा और हमने कहा ये गधा तो बीमार है, तो हमने कहा गधे से याद आया वो अपना बेस्ट फ्रेंड कैसा है, तो वो हम उसको रिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन सिक्वेटर है। चलिए जी, हाँ जी, नॉन सिक्वेटर इज ए कमेंट डज नॉट लॉजिकली रिलेट टू अनदर। लॉजिकली रिलेट नहीं करता है, नॉन सिक्वेटर कहेंगे। पैराडॉक्स क्या होता है? परिभाषा पैराडॉक्स का, डेफिनेशन बोलो। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। परिभाषा, वो हर चीज की परिभाषा लिखी है हमने और उसको 50 बार रिपीट भी किया है। पैराडॉक्स का परिभाषा पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं। इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विच ओपोजेस व्हाट इज सेड बिफोर। जो पहले कहा गया है उसी बात को क्या करता है? अपोज करता है। हाँ जी। प्रेसिस क्या होता है? प्रेसी क्या होता है ना? शॉर्ट राइटिंग होती है। पैरेंथेसिस क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। पैरेंथेसिस क्या सिंबल है? ब्रैकेट है। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। पैरेंथेसिस। फिर एंटीथेसिस क्या होता है? बैलेंस करना उनको। क्या करना? एक तरफ माफी दी और दूसरी तरफ गलती कर दी, तो क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, तो उस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को जो बैलेंस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। ये क्या है? पैरेंथेसिस। फिर हाइपोथेसिस क्या होता है? अंदाजा होता है, गैस होता है। चलिए, हाँ जी, इज ए कोटेशन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क। एपिग्राफ कहते हैं। हाँ जी, चलिए जी, बता दो फिर सारे। एपिग्राफ है। फिर एपिग्राम क्या होता है? पढ़ के नहीं आते करे हैं? शॉर्ट सेइंग। फिर एफोरिज्म क्या होता है? विटी सेइंग। दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। एपिग्राम। फिर एपिलॉग क्या होता है? प्रोलॉग क्या होता है? एपिटैफ क्या होता है? इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव, जब किसी कब्र पर कुछ लिखा जाता है। फिक्शन, हाँ भैया, फिक्शन की परिभाषा कौन बताएगा? ये परिभाषा है, इमेजिनरी परिभाषा हो गई ये एक वर्ड से है। फिक्शन का परिभाषा कौन बताएगा? ये लो, साम सुन गया सबको। इज अ वर्क ऑफ प्रोज। यहां शुरू ही नहीं कर सकते पढ़ के। हाँ बोलो भैया, खड़े हो जाओ, बताओ सबको।
एक से अधिक प्लॉट की बात ही नहीं की हमने फिक्शन में, ये भी बात नहीं की हमने फिक्शन में, वो प्लॉट की बात की थी नॉवल में। फिक्शन की परिभाषा क्या है? इज अ वर्क ऑफ प्रोज विच इन्वेंट्स इमेजिन्स अ स्टोरी फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर एक कहानी जो है वो गढ़ता है, इमेजिन करता है और उसे क्या करता है? इन्वेंट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्शन बोलते हैं। फिक्शन इज प्योरली अ वर्क ऑफ प्रोज विच ब्रिंग्स द इंडिविजुअल आइडियाज ऑफ द राइटर। राइटर के कैसे विचार होते हैं? निजी विचार होते हैं। वो जो सोचता है, क्योंकि उसकी कहानी है, उसकी कहानी मतलब जो उस कहानी उसने लिखी है वो रियल इवेंट से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, गुड, अच्छा है, कोशिश की। मॉरल क्या होता है? नैतिक। जो पैराबल क्या होता है? जिस कहानी का। फेबल क्या होता है? ये एक्सरसाइज करवाते हैं, हम एक थ्योरी लेते हैं, प्रोसेस है, हम एक थ्योरी लेते हैं, उस थ्योरी को हम बार बार रिपीट करते हैं, फिर एक्सरसाइज लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज के थ्रू फिर थ्योरी रिपीट होती है, फिर हम टेस्ट लेते हैं, एक प्रोसेस रहती है। लेकिन वो सारी प्रोसेस इस बात पे टिकी हुई है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो इस प्रोसेस का तो कभी कोई यूज हो ही नहीं सकता है, ये इनइफेक्टिव रहेगी हमेशा ही अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है कभी भी। आपको जो अपने एंड पे मेहनत करनी है, जो आपकी तरफ से आपकी मेहनत है, जो आपको नोट्स बनाने हैं, जो फुट नोट्स बनाने हैं, उसका विकल्प नहीं हो सकता है, यहां चाहे कितनी मेहनत कर ली जाए। चलिए ये व्हाट डू वी कॉल टू द डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? पद है। डेजिग्नेशन ऑफ वन थिंग विथ समथिंग वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इट। है जी, उस दिन देखा था सिनिक डकी। सिनिक डकी क्या होता है? एक वर्ड के लिए एक पूरी लाइन, पूरी लाइन के लिए वाइस वर्सा। मेटोनिमी वैसे ही था ना, मेटोनी लिखा था ना हमने, मेटोनिमी। तो सिनिक डॉकी एक प्रकार का क्या होता है? मेटोनिमी होता है। मेटोनिमी, मेटोनिमी। लेकिन परिभाषा बहुत अद्भुत था, अच्छा परिभाषा था। व्हाट डू वी कॉल टू द डेजिग्नेशन ऑफ वन थिंग। ये यहां से लिखना भाई, इसको इसी में शीट पे लिख लो, जैसे भी यहां से लिख लो। ये परिभाषा अच्छी है, अलग तरीके से लिखी गई है। द डेजिग्नेशन ऑफ वन थिंग विथ समथिंग very closely related to it. The designation of one thing, चलिए जी, the designation one thing with something very closely related to it. लेकिन वो कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। हैं जी, क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताना एक मेटोनिमी का। गुड है। हाँ, टंग कहते हैं। टंग, टंग का यूज किस लिए किया? लैंग्वेज के लिए। मैंने कहा व्हाइट हाउस किसका क्या है? प्रेसिडेंट हाउस है। दुनिया में एक अमेरिकन जो राष्ट्रपति है उसी का जो निवास स्थान है उसका एक अलग नाम है, व्हाइट हाउस। जैसे हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति भवन है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट हाउस। हर जगह पर, हर देश में प्रेसिडेंट हाउस है, लेकिन अमेरिका में क्या है? व्हाइट हाउस है ना। तो ये क्या है? सारे मेटोनिमी के एग्जांपल हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा इंडियन टीम की जगह मैंने क्या कह दिया? इंडियन टीम की जगह क्या कह दिया? इंडिया। तो वो किसका एग्जांपल है? सिनिक डॉकी का, इंडिया। चलिए, क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से। इन लिटरेरी राइटिंग द रिवर्सल इन हीरोज फॉर्चून। अच्छा है जी, हाँ, रिवर्सल। इसको एक मिनट भाई, इसके लिए एक और वर्ड हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए लिख लें भाई इसको। पेरिपिटी क्या होता है? पेरिपिटी, एक आपने वर्ड लिखा था, हाँ, कैथार्सिस। कैथार्सिस क्या था? चलिए, कैथार्सिस नहीं पता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रोसेस, प्रक्रिया। जैसे उसने लिखा था हेमर्शिया। हेमर्शिया क्या था? ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ, है ना। छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा भाई। पेरिपिटी इज रिवर्सल इन हीरोज फॉर्चून। अच्छे से बुरा और बुरे से रिवर्सल, एक ही वर्ड है, रिवर्सल। फॉर्चून क्या होता है? भाग्य। फॉर्चून है भाग्य और रिवर्सल होता है उल्टा। इसमें एक और क्वेश्चन था, चलो बाद में देख लेंगे। पेरिपिटी, पेरिपिटी किसका? हीरो के। फॉर्चून को क्या कर देना? रिवर्स कर देना। भाग्य अच्छा है तो क्या हो जाएगा? बुरा। बुरा है तो क्या हो जाएगा? अच्छा। लेकिन जनरली क्या होना चाहिए?
जनरली क्या होता है ये, अच्छे से बुरा। हाँ, तो रिवर्सल अच्छे से बुरा ही होता है। पेरिपिटी, पेरिपिटी इज द रिवर्सल इन हीरोज फॉर्चून। हीरो के फॉर्चून में जो रिवर्सल होता है, रिवर्सल का मतलब क्या हो गया भैया, रिवर्सल किसका, भाग्य का रिवर्सल। हाँ जी, रिवर्सल किसका, भाग्य का रिवर्सल, मतलब अच्छा है तो, और फिर बुरा है तो उसे क्या कहेंगे, पेरिपिटी। एंटागोनिस्ट कौन होता है, एंटीथीसिस क्या होता है, अभी बताया, अभी 2 मिनट पहले। बैलेंसिंग ऑफ, कॉन्ट्राडिक्टरी, एंटीथीसिस, पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस, 3 वर्ड थे। चलिए जी, what do we call to an action of proving a theory or idea false by giving opposing arguments? लिखा था हमने रेफ्यूटेशन, उसने लिखा था रेफ्यूटेशन क्या होता है, खंडन। किससे बना है, रिफ्यूट से। लिख लो इसको, परिभाषा लिख लो पूरी, रेफ्यूटेशन, खंडन। what do we call to, अच्छी परिभाषा है भाई। रेफ्यूटेशन, what do we call to an action of proving a theory or idea false by giving कैसे आर्ग्यूमेंट्स, ओपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। खंडन का मतलब क्या हुआ, हमने शाब्दिक अर्थ खंडन लिया था। जैसे मैंने कहा कि ये बात इस तरीके से हुई, तो आप कहते हैं कि ये बात इस तरीके से नहीं हुई क्योंकि ये कारण है, तो आप उसके कैसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे, ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट देंगे। किसी व्यक्ति पर मर्डर का आरोप लगा, उसने रिफ्यूट किया, तो वो कारण बताएगा जो उसके क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। आरोप लगाए गए तो कुछ कारण होंगे, और फिर वो कौन से कारण देगा, जो उसके विपरीत होंगे। तो ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट, एक ही जो कॉमन टर्म है इसमें, अंडरलाइन करें, ऑपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, ऑपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। चलिए जी, फिर लिखें मूड, हेडिंग लिखें मूड। क्या होता है मूड लिटरेचर में, अब मूड ग्रामर में भी होता है और लिटरेचर में भी होता है। क्लास के बीच में मत जाएं भाई, हाँ बैठे बैठे, 2 घंटे टिक के बैठा करें। मूड ग्रामर में क्या मूड होता है, ग्रामर में मॉडल्स, वेरी गुड। ग्रामर में जो आपके मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे क्या बताते हैं, हमारा मूड बताते हैं। मूड क्या होता है, ए पर्टिकुलर फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरी क्या फीलिंग है, वो क्या है, मेरा मूड है ना, वो क्या मेरा मूड है। जैसे हम कहते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है, वो एग्जैक्टली ग्रामर वाला मूड है ना। लिटरेचर में मूड क्या है, हेडिंग लिखें, लिखो भैया, इन लिटरेचर, इन लिटरेचर मूड इज अ, ये कॉमन परिभाषा लिख रहे हैं भाई, ए जनरल फीलिंग और एटमॉस्फियर, अ जनरल फीलिंग और एटमॉस्फियर that a piece of writing, that a piece of writing, that a piece of writing creates within the reader, within the reader। हाँ जी, तो ग्रामर में मूड होता है मॉडल्स, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या फील कर रहा हूं,
है ना, वो मेरा क्या है, वो मेरा मूड है। लिटरेचर में मूड क्या है, एक जनरल फीलिंग है। लिटरेचर में मूड आपका एटमॉस्फियर है, जो आपकी नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोयम, प्ले जनरली क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। विद इन का मतलब है हमारे अंदर, रीडर मतलब जो पढ़ता है, रीडर के अंदर जो एटमॉस्फियर ऑफ फीलिंग क्रिएट होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मूड। जैसे हम ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो हम अंदर से किससे भर जाएंगे, उदासी से। एक कॉमेडी पढ़ेंगे तो अंदर से हम क्या हैं, हैप्पीनेस से भर जाएंगे, लाइट मूड हो जाएगा, वो हमारा क्या है, मूड है। जैसे आप मैकबेथ पढ़ते हैं तो विचेस के सीन है, वो चुड़ैलें आ रही हैं, खून बह रहा है, लाशों का सीन है, एक आदमी खून से बहता हुआ, एक मैसेंजर आता है, किसका सीन, क्या क्या है, पैथोस है, बहुत ज्यादा हिस्टैरिकल है ना। वो क्या क्रिएट हो गया, मूड कैसा क्रिएट हो गया, दैट इज ए जनरल फीलिंग और एटमॉस्फियर दैट अ पीस ऑफ राइटिंग क्रिएट्स विद इन द रीडर। तो उसे क्या कहेंगे, मूड। मोटिव क्या होता है, कौन बताएगा, परिभाषा बताओगे, क्लू वर्ड मत दिया करो मेरे को, परिभाषा प्रॉपर लिखवाता हूं, प्रॉपर पढ़ाता हूं, प्रॉपर बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। रेकरिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, जो क्या होता है, रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब रिपीटेडली यूज होते हैं, और इसलिए हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पहाड़ पर जब भी कविता लिखी जाएगी तो आप पहले ही 50 कविताएं पहाड़ पर पढ़ चुके हैं। नदियां हैं, पहाड़ हैं, हाँ, और क्या है, पक्षी जितने भी हैं उन पर लिखा गया है, फूलों पर लिखा गया है। चलिए जी, उसे क्या कहेंगे, मोटिव है। हाँ जी, थिंग, आइडिया और पर्सन दैट स्टैंड्स फॉर अनदर थिंग, आइडिया और पर्सन इज कॉल्ड सिंबल। लिख लें भी परिभाषा, प्रतीक है सिंबल। परिभाषा लिख लें सिंबल का, छोटा सा परिभाषा है। स्टैंड फॉर अनदर, इसको अंडरलाइन कर देंगे, किसी दूसरे के लिए। स्टैंड्स फॉर का मतलब है प्रतीक है, स्टैंड्स फॉर अनदर। हाँ जी, सिंबल प्रतीक है। हाँ जी, क्या बोलते हैं, प्रतीक। फिर एम्ब्लेम क्या होता है? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, हिंदी देख लेना, मैं थोड़ा सा मात्रा इधर उधर। प्रतीक चिन्ह को बोलते हैं एम्ब्लेम। फिर एम्ब्लेमेटिक क्या होता है, प्रतीकात्मक, जैसे क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक। एम्ब्लेमेटिक इज प्रतीकात्मक। सिंबल है, सिंबल्स का यूज करता है पोएट। पोएट्री में किसका यूज करता है, सिंबल्स का। जैसे क्या हो सकते हैं सिंबल्स, जैसे सिंबल्स क्या हो सकते हैं भाई, प्रतीक हो सकते हैं। जैसे अभी आपने मेटाफर का यूज किया, आपने सिमिली का यूज किया, एनालॉजी, एल्यूजन, कंपैरिजन थे ये सारे। तो फिर सिंबल क्या होता है, जैसे बताइए, शाबाश, हाँ बता दीजिए, क्या बोलिए। हाँ, सिंबल हैं, कलर्स हैं जितने भी, नीला कलर है शांति का है, लाल है खतरे का है, सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। पोइट किसका यूज करता है, सिंबल्स का। उसने फ्लावर्स का यूज किया, स्पाइसेस का यूज किया। आपने कहा कंसीट एक ऐसा ऐसा मेटाफर है जो क्या है, अनयूजुअल है ना। तो कंपैरिजन कैसे लेके आता है, हाँ, तो हम अनयूजुअल, या हम अनयूजुअल चीजों का कंपैरिजन कंसीट कहलाता है। उसी तरीके से जब एक चीज को दूसरी चीज की जगह पर रखा जाता है, किसके तौर पे, प्रतीक के तौर पे, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंबल कहता है। भारतीय जो भारत सरकार का जो है वो क्या है, सिंबल क्या है, अशोक स्तंभ है
तो सिंबल है, किसका सिंबल है, किस बात का प्रतीक है कि हम डरेंगे नहीं। भारत जब आजाद हुआ तो बड़ा एक मैसेज देना जरूरी था, तो वो किसका है, सिंबल है, किसका, बहादुरी का, निडरता का, फियरलेसनेस का। चलिए जी, इस युग में नहीं पढ़ेंगे। सेटिंग क्या होता है, चलिए ये पढ़ चुके हम लोग। द यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज लेस ऑफेंसिव, लेस डिस्टेस्टफुल एंड लेस डायरेक्ट इज कॉल्ड। किसी चुभने वाली बात की अपेक्षा, किसी लेस, उससे कम हो, है ना। एक आदमी मर गया तो हमने कहा गुजर गया, तो इसका मतलब ये नहीं गुजर गया कहने से वो जिंदा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम क्या है, वो बात थोड़ी सी सुनने में और कहने में अच्छी लगी, दैट इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, चुभने वाली बात की अपेक्षा कोई ऐसी बात कही जाए जो क्या हो, कम ऑफेंसिव हो, विच इज लेस ऑफेंसिव। लो भाई देना भी शीट में, विच इज यूफेमिज्म। लिखा था हमने परिभाषा यूफेमिज्म की, बोलो कौन बोलेगा। यूफेमिज्म की परिभाषा याद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बता दो मेरे को, ऐसे काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। इन प्लेस ऑफ एन ऑफेंसिव वन। चलिए जी, सरकाजम क्या होता है, कटाक्ष। एन इनडायरेक्ट कमेंट, इनडायरेक्ट कमेंट होता है। मेटाफर्स जो मैं छोड़ देंगे। हाँ जी, मेटाफर का क्या परिभाषा है, कंपैरिजन बिटवीन। चलिए जी, यूफेमिज्म क्या है भाई, किसी ऑफेंसिव, देखो वर्ड कौन सा यूज किया, पहला वर्ड क्या यूज किया है, दूसरा वर्ड क्या यूज किया है, बुरी बात, उसकी जगह पर अच्छी बात का चयन करना। एन एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय द राइटर्स यूज ऑफ डिटेल्स एंड वर्ड चॉइस। देखो भैया ध्यान से, वर्ड चॉइस, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, देखेंगे अक्ल का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके लिए था ये। आप लोग तो सीधे सीधा आपको पता लग रहा आंसर क्या है, बहुत अच्छी बात है। और भी दुनिया इससे भी आगे हो सकती है, बताइए। एन एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय द राइटर्स यूज ऑफ डिटेल्स एंड वर्ड चॉइस। अच्छा चलिए, मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा स्टाइल। बताइए, क्या आपसे पूछ रहा हूं, मेरे तरफ क्या देख रहे हो, हैं क्या होगा इसका, एक कीवर्ड बताओ जिसमें से इसका आंसर छिपा हुआ है। अभी हमने मूड की परिभाषा क्या लिखी थी, ए जनरल फीलिंग, और उसने एटमॉस्फेयर किसका यूज किया है, एनवायरमेंट का। नहीं समझ में आया, मैं क्या कह रहा हूं, टर्मिनल क्वेश्चन कहां से बनेगा, उस टर्म पे ध्यान देना पड़ेगा जो क्वेश्चन बना रहा है। आपका वर्ड चॉइस तो स्टाइल होता है, वर्ड चॉइस क्या होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये स्टाइल नहीं है, ये बात किसकी कर रहा है, एनवायरमेंट जो क्रिएट हुआ है राइटर्स के वर्ड चॉइस के यूज से। वर्ड चॉइस के, कितना शानदार परिभाषा है कि मेरी स्टाइल से एक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है, उसे क्या कहेंगे, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे जैसे थोड़ा दिमाग लगाओ, आज तक किसी भी जैसे का जवाब नहीं आया मेरे पास में। हाँ बोलो पीछे, हाँ इधर। मैंने कहा कि मेरे शब्दों के चयन से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या एग्जांपल हो सकता है, मेरे शब्दों का चयन कैसे हो सकता है, जैसे मैं नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं हेट्रेड का, मैं यूज कर रहा हूं डरावने शब्दों का, मैं यूज कर रहा हूं हॉरेबल शब्दों का, बहुत ही ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, बहुत ही कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसा मूड बन जाएगा। मैं यूज कर रहा हूं बहुत ही सौम्य शब्दों का, बहुत ही सॉफ्ट शब्दों का। हाँ जी, आप पानी पी लो, हाँ इधर आप कोने पे, नाम बताओ अपना, नाम बताओ, पानी पियो, पियो पानी पियो, सिंपल है, शिकंजी है, सिंपल पानी है, पियो सिंपल पानी पियो, शाबाश, जियो राज करो। हाँ जी, तो क्या लिखा भाई, स्टाइल जिससे क्या क्रिएट हुआ, एनवायरमेंट क्रिएट हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, यहां पर वो वर्ड चॉइस की बात नहीं कर रहा है,
यहां पर वो वर्ड चॉइस से बनने वाले, मैं नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी राइटिंग ऐसी है। प्ले की शुरुआत की और वो एक्सपोजिशन था, वो जो शुरुआत थी, उस शुरुआत में 2 पेजेस पढ़ते ही मेरे को पता लग गया कि कुछ बहुत ही डरावना होने वाला है। तो मूड कैसा हो गया? मूड हो गया बिल्कुल क्या कहेंगे, डार्क। एक डार्क मूड क्रिएट हो गया, डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, कुछ घटित होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वहीं पर एक बहुत ही अच्छे नोट से शुरुआत किया तो एक होपफुल एनवायरनमेंट बना, एक आशावादी बना, एक ऑप्टिमिज्म लेके आया, तो मेरे उसे क्या कहेंगे, मूड कहेंगे। हाँ जी, रेफिटेशन अभी लिखा था, ओपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। पैथोस क्या होता है? सॉरो, दुख। अभी पैथोस का परिभाषा देखेंगे, मॉरल नैतिक हो गया। चलिए जी। इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एड्रेस टू द डेड एज इफ लिविंग। ये अपॉस्ट्रोफी हो सकता है? तुक्का बिड़ाने में कोई लिमिट थोड़ी होती है। ठीक है, लॉजिक है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन सबने सॉल्व किया क्या है? एलजी किस किसने लिखा है इसका आंसर, ईमानदारी से बताएंगे? वेरी गुड, ठीक है, इसका मतलब पढ़ा है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। बहुत बढ़िया। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनका पता नहीं क्या है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा और पढ़ें तो क्लैरिटी आ जाएगी, बिल्कुल पारदर्शिता आ जाएगी, परफेक्शन जिसे बोलते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी किसे बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी, चलो भैया, एक वर्ड लिखा था एपिस्ट्रोफी, एक लिखा था एपोस्ट्रोफी। हाँ जी, और एक वर्ड क्या लिखा था? एपिक ड्रामा। एपिक ड्रामा क्या था? इंटरप्शन इन प्लॉट। प्लॉट में एक इंटरप्शन होता है और जो कैरेक्टर्स हैं किससे बात करते हैं? ऑडियंस से। एपिस्ट्रोफी क्या होता है? वर्ड या फ्रेज का यूज एंड में। और फिर एनाफोरा क्या होता है? हैं? हाँ ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है? इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन एड्रेस टू द डेड एज इफ लिविंग। क्या मतलब हुआ इसका, ये पूछ रहा हूं मैं। इस जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्या ये एपोस्ट्रोफी की परिभाषा है? एपोस्ट्रोफी की परिभाषा कौन बताएगा? क्या है एपोस्ट्रोफी? ठीक है, ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी की परिभाषा तो नहीं है। हाँ ठीक है, एपोस्ट्रोफी किसे बोलेंगे? अब यहां पर हम ऑडियंस से ब्रेक ऑफ करके एक एडिशनल लाइन थी, लेकिन ये परिभाषा इससे बिल्कुल अलग थी। ये बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात थी, किसी को ये बताना चाहिए था कि ये परिभाषा और ये रिलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एपोस्ट हमें क्या कहा था? एक तो हमने पर्सोनिफिकेशन देखा था, पर्सोनिफिकेशन देखा था क्या? पर्सोनिफिकेशन में क्या था? चीजों का क्या करना? मानवीयकरण करना। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या था? जिसमें हम मानवीय गुण देके और उसको क्या बना देते हैं। एपोस्ट्रोफी में हमने क्या कहा कि वो व्यक्ति, क्या एपोस्ट्रोफी पर्सोनिफिकेशन है? सवाल देखो कितना अच्छा है। क्या एपोस्ट्रोफी पर्सोनिफिकेशन है? नहीं है। उसमें वो मानवीय गुण नहीं दे देता, उनसे क्या करता है? उनसे बात करता है। एम आई राइट? उनको मानवीय गुण नहीं दे देता, उनसे क्या करता है? अगर मैं दीवार से बात कर रहा हूं तो दीवार ही है, मैं उससे क्या कर रहा हूं? अगर दीवार मुझसे बात करती है तो ये किसका एग्जाम्पल है? दीवार मुझसे बात करती है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का।
कितनी बारीक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहां परिभाषा ये अलग क्यों थी? यूज टू डिस्क्राइब इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन एड्रेस टू दी डेड एज इफ लिविंग। ये देखो यहां पर डेड वर्ड का यूज किया है। यहां पर क्या डेड का मतलब मृत है क्या? ये इंपॉर्टेंट था, ये सवाल था आपकी तरफ से, लेकिन है ही नहीं। हाँ, यहां पर डेड का मतलब क्या है? एग्जैक्टली यहां पर डेड का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। मैं क्या कह रहा हूं? नॉन लिविंग बीइंग को डेड कहा है। इस शब्द का यूज इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन यहां से बना, एपोस्ट्रोफी तो चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यह कहे कि मैं नॉन लिविंग बीइंग को क्या कर रहा हूं? एड्रेस कर रहा हूं। यहां पर किसी मृत व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। एम आई राइट? समझे क्या? अब मृत व्यक्ति की बात होते ही किसको टिक करोगे? इसलिए तो आपने एलर्जी को टिक किया हुआ। मृत व्यक्ति आते ही किसका यूज किया? लेकिन यहां पर मृत व्यक्ति के लिए लिख नहीं रहा है, मृत व्यक्ति को क्या कर रहा है? एड्रेस का मतलब संबोधित कर रहा है। एड्रेस का मतलब उससे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। एपोस्ट्रोफी। ओनोमेटोपोइया क्या होता है? साउंड्स होते हैं। चलिए, व्हाट डू वी कॉल टू ए टेम्पररी डिपार्चर फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट इन राइटिंग और स्पीकिंग इज डिग्रेशन। भटकाव। डिग्रेशन लिखें डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन लिखें डिविएशन। डिविएशन लिखें विचलन। अच्छा है जी, बहुत बहुत अच्छा वर्ड है ये, विचलन। विचलन। हाँ भाई, विचलन क्या है? परिभाषा क्या कह रही है? टेम्पररी डिपार्चर फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट इन राइटिंग। जनरली डिग्रेशन क्या होता है? अब सुन ले ध्यान से, है ना। डिग्रेशन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है, वही यहां लिखा है। टेम्पररी डिपार्चर का मतलब डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब डिविएशन का मतलब क्या होता है? विचलन, भटकाव। विचलन का यहां पर मतलब भटकाव है। पढ़ते पढ़ते मोबाइल फोन बीच में बजा, हमने 10 मिनट बात की तो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए? डिविएट हो गए, डिग्रेस हो गए। क्या हो गए? डिग्रेशन वर्ड किससे बना है? डिग्रेस से। डिग्रेस का मतलब होता है, लिख लो भैया, मुख्य मुद्दे से भटकना। मुख्य मुद्दे से भटकना, जिसे बोलते हैं डिग्रेस करना। मुख्य मुद्दे से भटकने को बोलते हैं डिग्रेस करना। हाँ जी, क्या है मुद्दे से भटकना? मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी का फोन आ गया, 10 मिनट हमने बात की, तो हम क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर टीवी चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि टीवी हमें क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें डिग्रेस कर रहा है, हमें डिविएट कर रहा है। स्पीकिंग में डिग्रेशन क्या होता है? 15 अगस्त थी मान लीजिए, और मेरे को भाषण देने के लिए बुलाया, और मैंने 15 अगस्त पर था भाषण, लेकिन मैं बात किसी और चीज ही कर रहा हूं। मैं बात बॉलीवुड की कर रहा हूं, मैं बात सामाजिक बुराइयों की कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं डिग्रेस हो गया। क्या हो गया? बात तो मुद्दे की बात करनी, तो मुद्दे की बात से जब भी आप भटकते हैं तो आप क्या करते हैं? डिग्रेस करते हैं। राइटिंग में, हाँ, और राइटिंग और स्पीकिंग का है भैया। तो राइटिंग में हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में तो ये पर्टिकुलर होता है, स्पीकिंग में। राइटिंग में और यूज किया है टेम्परेरी डिपार्चर फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। कहानी चल रही है, कहानी के चलते चलते राइटर उस बात को काट कर कोई और बात करता है जो उस कहानी से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं? डिग्रेशन। चलिए जी, एंग्स्ट क्या होता है? बहुत बढ़िया, वरी, एंग्जाइटी। चलिए, प्रोडी पैरोडी था ये, इसको छोड़ देंगे। मूड हो गया। मूड क्या है? हाँ, फीलिंग। किसकी फीलिंग? अरे फीलिंग किसकी? एटमॉस्फियर। और फीलिंग वो जो क्रिएट करता है राइटर। चलिए जी, इन लिटरेरी राइटिंग ए रेफरेंस, अंडरलाइन करो ये रेफरेंस को, ए रेफरेंस टू समथिंग विद विच द रीडर और स्पेक्टेटर, रीडर पाठक है और स्पेक्टेटर क्या है? दर्शक है। तो दर्शक कहां से आ गए भाई? अरे दर्शक कहां से आ गए राइटिंग में?
पढ़ने वाले दर्शक हैं, दर्शक देखने वाले हैं, इतना ध्यान रखो। ऑडियंस जो प्ले देखने के लिए आई है, दो वर्ड है, रीडर और स्पेक्टेटर। रीडर कौन है? पाठक जो पढ़ता है। स्पेक्टेटर कौन है? दर्शक जो देखता है। इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर इज कॉल्ड, देखो परिभाषा देखिए, है जी। एक वर्ड था जिसमें इसका आंसर छुपा हुआ है, बोलो। बार बार रिपीट कर, दसों दर्जनों बार रिपीट किया। हाँ, नहीं, फैमिलियर तो मेटाफर हो सकती है, मेटोनिम हो सकता है। क्यों मेटोनिम फैमिलियर नहीं है कि नहीं है? अरे जब मैंने कहा कि व्हाइट हाउस किसका सिंबल है, तो वो मेटोनिम नहीं है क्या? जब मेटाफर नहीं है क्या? वो मेटाफर भी है, सिंबल भी हो सकता है। फैमिलियर वर्ड तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ बोलो, क्यों रेफरेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट रेफरेंस और पासिंग रेफरेंस। हाँ, कितनी बार रिपीट किया ये, लेकिन फिर भी क्या, इनडायरेक्ट रेफरेंस तो एक रेफरेंस जिससे वो जनरली क्या है, फैमिलियर है। अब बताओ भैया, एक ये रेफरेंस और एक ये फैमिलियर, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? एक्सप्लेन करना है, बताना नहीं है सिर्फ, एक्सप्लेन कौन करेगा? फैमिलियर। क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है क्या आपसे? क्वेश्चन पढ़ना है तरीके से, ऑप्शन कुछ नहीं होते, छुपा हुआ क्वेश्चन में होता है। नहीं, हाँ जैसे, हाँ तो, हाँ तो, किसको जानते हैं? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। फैमिलियर है हम लोग सब चीजों से। वो न्यूटन है तो न्यूटन के बारे में हम जनरली क्या है, जानते हैं। हाँ जी, वो हरकिलिस है तो उसको क्या है, हम लोग जानते हैं। ये जूलियस एंड सीजर है, ये हमारे शहर का रोमियो है, लिखे थे हमने एग्जांपल, तो रोमियो से हम जनरली क्या है, परिचित हैं। वो क्या कर रहा है, ए रेफरेंस टू समथिंग विद विच द रीडर और स्पेक्टेटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर। तो एल्यूजन फैमिलियर नहीं है, एल्यूजन तो क्या है, रेफरेंस है। कैसा रेफरेंस है? इनडायरेक्ट है। और कैसा है? इनडायरेक्ट रेफरेंस है, पासिंग रेफरेंस है, जिससे हमें यह अंदाजा लगता है कि उसी की बात कर रहा होगा, दैट इज एल्यूजन। चलिए जी, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्लासेस, क्लासिफिकेशन। अंडरलाइन कर ले, लिख लें भाई इसको। क्लासेस के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, जो सॉरी क्या लिखा, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्लास इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। चलिए जी, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, डेलिब्रेशन, डेड, डेड मेटाफर कौन सी होती है भाई? जो बहुत ज्यादा यूज होती है, और यूज होने के कारण उसे कौन सी मेटाफर बोलते हैं? डेड मेटाफर। इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा है? क्लिशे। क्या होता है क्लिशे? ओवर यूज आइडिया और फ्रेज, ऐसी फ्रेज और आइडिया जो बहुत ज्यादा, क्लिशे के लिए और वर्ड है कौन कौन से? ट्राइट, हैकनीड, कॉमन प्लेस। हाँ, कॉमन प्लेस एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? जो रोजमर्रा की लाइफ में रिपीट होते हैं। चलिए, द डिक्शनरी और लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड, देखो भैया, लिखो भैया, इसमें लिखो, एक वर्ड लिखो, एनोटेशन। लिखे भाई, एनोटेशन। एनोटेशन लिखें, when something is, when something is when something is added to, added, A double D E D, when something is added
व्हेन समथिंग इज, व्हेन, इसी के इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिंदी नहीं है इसकी। व्हेन समथिंग इज एडेड टू एज एन explanatory note or criticism is annotation। जब कुछ जोड़ा जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको क्रिटिसिज्म के तौर पर, जिसे हिंदी में बोलते हैं टीका या व्याख्या। टीका क्या होता है, कोई बताएगा? अब हिंदी भी लिख दी, इंग्लिश लिख दी, तीसरा कोई साधन नहीं है। हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हो टीका? नहीं पढ़ते? जाओ रे जाओ, ना हिंदी पढ़ते हो ना क्या पढ़ते, क्या ये नहीं पता लग रहा मेरे को तो। क्या होती है टीका? है महाराणा कुंभा ने बहुत सारी टीका लिखी थी, जैसे महाराणा कुंभा का नाम सुना है? हैं, यहीं रहते हैं पीछे। चलिए, टीका मतलब एक बहुत बड़ी व्याख्या मतलब है। मान लीजिए महाभारत है तो उसको मैं छोटे रूप पे जब प्रस्तुत करता हूं तो उसको टीका बोलते हैं। ठीक है, महाभारत मैंने पढ़ी और उस पर जब मैंने टीका लिखा तो उसको क्या किया, उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका लिखा। दैट इज एनोटेशन। एडेड नोट्स होते हैं, एक चीज के बारे में एनोटेशन दिया तो उसको जोड़ा। फिर लिखे हाँ, एज एन एक्सप्लेनेटरी, जो एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट लिखा गया कोई। एक्सप्लेन से क्या बना है, एक्सप्लेनेटरी। हाँ जी, एक्सप्लेनेटरी नोट, व्याख्यात्मक। नोट स्लैश लगा रखा है मैंने। हाँ, एक्सप्लेनेटरी नोट या क्रिटिसिज्म। चलिए जी, एक वर्ड क्या था, एनोटेशन। एक लिखो डेटोनेशन। डेटोनेशन इज क्लियर आइडिया। डेटोनेशन इज क्लियर आइडिया। फिर लिखो कॉनोटेशन। कॉनोटेशन इज इंप्लाइड आइडिया। इंप्लाइड का मतलब छुपा हुआ, हिडन। हिडन, दैट इज कॉनोटेशन। तीन वर्ड है, एनोटेशन, डिटोनेशन और कॉनोटेशन। हाँ भाई, एनोटेशन क्या हो गया भाई, व्याख्या है किसी चीज की, लेकिन कैसे, एडेड है, मतलब एक संक्षिप्त फॉर्म में होगी, समराइज फॉर्म में किसी चीज की व्याख्या है, तो उसे क्या कहेंगे, एनोटेशन। डिटोनेशन क्या है, क्लियर, जो स्पष्ट है। तो डेटोनेशन तो क्लियर आइडिया। कॉनोटेशन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आई एम फ्लू, आई एम लिखो भाई, आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू। हाँ जी, in this sentence, in this sentence, blue means sad, and the sentence is an example of, the sentence is an example of connotation। ये एग्जाम्पल है किसका, कॉनोटेशन का। आई एम फीलिंग ब्लू, तो जब मैं ये कहता हूं ना कि आई एम फीलिंग ब्लू, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो ब्लू वर्ड का मीनिंग क्या है, सैड है। सैड है,
एडीएम कह सकते हैं इसको, आई एम फीलिंग ब्लू। तो ब्लू का मतलब क्या है? सैड है। तो ब्लू छुपा हुआ विचार है यहां पर, मैंने क्लियरली नहीं कहा। अगर मैं कहूंगा कि आई एम सैड तो ये डेटोनेशन है। अगर मैं साफ और स्पष्ट तौर पर ये कह रहा हूं कि आई एम सैड तो ये क्या है? डेटोनेशन है। लेकिन मैं सैड के लिए किसी और शब्द का यूज करूंगा तो वो क्या है? कॉनोटेशन है। तीन वर्ड हैं, एनोटेशन, डेटोनेशन और कॉनोटेशन। एनोटेशन क्या है? व्याख्या किसी चीज की, कैसे फॉर्म में? संक्षिप्त फॉर्म में, एनोटेशन। डेटोनेशन इज क्लियर आइडिया, स्पष्ट विचार। और कॉनोटेशन इंप्लाइड आइडिया। इंप्लाइड का मतलब छुपा हुआ। द डिक्शनरी और लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड डेटोनेशन। यहां पर लिटरल मीनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मतलब जो दिया गया है वही। मैंने कहा आई एम सैड, तो सैड का मतलब क्या है? दुखी है, वो क्लियर है, वहां पर स्पष्ट है। लिटरल शाब्दिक अर्थ, डेटोनेशन है, सॉरी डेनोटेशन, डेटोनेशन लिखा है, डेनोटेशन, एनो, डेनो, कॉनो। चलिए जी, सिंटेक्स क्या होता है भाई? कौन बताएगा? शाबाश, क्या बात है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से क्या शो करते हैं? रिलेशनशिप शो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलेंगे। एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। डेनोटेशन क्या हो गया? क्लियर आइडिया। कॉनोटेशन क्या हो गया? है, चलो भैया। हाँ जी, इज नॉट द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, रादर इट इज द इंप्लाइड मीनिंग, कॉनोटेशन। लिखो भैया कॉनोटेशन, अभी लिख लिया था कॉनोटेशन एग्जांपल, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंप्लाइड देखेंगे। इज नॉट द लिटरल मीनिंग, जो लिटरल का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ। किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है तो वो क्या है? वो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है तो वो डेनोटेशन है, नहीं निकल रहा तो कॉनोटेशन। चलिए टिक लगा लें, कॉनोटेशन। हाँ जी, द राइटर्स चॉइस ऑफ डिक्शन, सिंटैक्स एंड टोन इज कॉल्ड, बोलो आगे समझ में क्या कह रहा है? चॉइस ऑफ वर्ड्स स्टाइल है। अभी ये क्वेश्चन क्या आया था? हाँ, राइटर की वर्ड ऑफ चॉइस से जो एनवायरमेंट बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मूड बोलते हैं। चलिए जी, डिडैक्टिक क्या होता है भाई? मॉरल लेक्चर, क्या बोलते हैं? शिक्षात्मक, नैतिक शिक्षा जिससे दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिडैक्टिक। जैसे, बस जैसे कहते हो गया काम, रटा लगाने के लिए तैयार है हम लोग। हाँ, आज इतने साल हो गए रटा ही लगा रहे हैं। हाँ बोलो, क्या होता है डिडैक्टिक? एग्जाम्पल ये लीजिए। एग्जाम्पल नहीं मिल रहा आपको? मैं कोई राइटिंग ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उस पोएम का नाम या प्ले का नाम, वैसे ही बताइए डिडैक्टिक किसे कहेंगे? किसे कहेंगे डिडैक्टिक? मान लीजिए कि ऐसी कोई देशभक्ति वाली कविता है, समझ आ गया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम होंगे कामयाब, कविताएं हैं सारी। अरे हैं कि नहीं है? उन कविताओं को, वो कैसी कविताएं हैं? देशभक्ति के प्रति, डिडैक्टिक है वो। क्या है? हाँ, नेशनलिस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है? हमें नैतिक शिक्षा दे रही हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। उसी तरीके से माँ बाप पर एक कविता लिखी गई, पेरेंट्स पर लिखी गई, सोसाइटी पर लिखी गई, रिलेशनशिप्स पर लिखी गई। तो ऐसी कविताएं, ऐसा लिटरेरी वर्क जो क्या करती हैं? शिक्षा देती हैं। कैसी शिक्षा देती हैं? मॉरल। चोरी पर, डकैती पर, धोखेबाजी पर, दोस्ती पर एक कहानी है। एक नॉवल लिखी गई है फ्रेंडशिप पर, तो ये बताती है कि फ्रेंडशिप कैसे निभानी चाहिए। वो क्या है? डिडक्टिक है, नैतिक शिक्षा। प्लॉट, सेटिंग, स्टाइल। चलिए, एक क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू एम्फसाइज अ पॉइंट एंड आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड, अंडरलाइन करना, आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड। क्या बात है भाई? दैट इज a question that is asked to emphasize a point and answer is not expected is called a rhetorical question, is a rhetorical question। लिख लें, परिभाषा लिख लें भाई इसकी, rhetorical की। तार्किक मीनिंग होता है इसका, शाब्दिक अर्थ होता है तार्किक। हाँ, जो ये सुंदर सुंदर सजा के लिख रहे हैं हरे नीले लाल काले पेन से, इसको पढ़ा भी करो थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, कई जचा जचा के मोतियों जैसे। हाँ जी, तो इसको घर पे जाके थोड़ा देखा भी करो।
ये सेक्शन दोबारा, मतलब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ये सारी लाइफ में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात है सारी। चलिए, या फिर बहुत समय बाद में भी अगर एक बार रीडिंग लगाओगे ना, सिंगल बार, सारी बातें याद आ जाएंगी, सारे एग्जाम्पल याद आ जाएंगे 10 मिनट में ही। चलिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, एक सवाल पूछा गया है, किस लिए? स्ट्रेस देने के लिए। एक क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू एम्फेसाइज ए पॉइंट। हाँ भैया, एक सवाल किसके लिए पूछा गया है? पॉइंट को स्ट्रेस देने के लिए। और आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आंसर नहीं चाहिए, हम तो क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ किसके लिए? स्ट्रेस देने के लिए। हाँ जी, उसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं, रियल अनरियल कुछ नहीं है। चलिए जी, वेरिएशन ऑफ रेगुलर वर्ड्स। हाँ जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे अभी, इसको छोड़ दें। इन्वर्जन ग्रामर का क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिक्स हुआ है। चलिए, ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, अंडरलाइन करिए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई। ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फॉर पैरेलल केसेस। हाँ जी, ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फॉर पैरेलल केसेस, क्या बात है। इसको परिभाषित कौन करेगा? आंसर कुछ नहीं है, क्वेश्चन को कौन डिफाइन करेगा? आप ये देख रहे होगे, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है हमें। हाँ, आपकी ग्रामर में भी ऐसा ही है, सिली मिस्टेक्स होती हैं ऑप्शंस पे। हाँ खैर, मैं कह रहा हूं पैरेलल केसेस को, जो मैं पूछ रहा हूं उसको बताना पड़ेगा। रीजनिंग ऑफ पैरेलल केसेस, ठीक है। हाँ, पैरेलल केसेस का मतलब है दो केसेस इधर और दो केसेस इधर, और उनमें क्या है? एक समानता है, और उनमें क्या है? हाँ, रीजनिंग, उसे क्या बोलेंगे? एनालॉजी। एनालॉजी, हाँ जी। रिटोरिक क्या होता है? तार्किक। लिखो भैया, रिटोरिक होता है, अभी लिखा था रिटोरिकल। फार्स क्या होता है? फनी प्ले, जिसमें स्लैपस्टिक होता है। क्या होता है स्लैपस्टिक? मार धाड़, है ना, फिजिकल हिटिंग, फॉलिंग ऑन ईच अदर, उसे क्या बोलते हैं? फार्स बोलते हैं। फार्स इज अ फनी प्ले। हाँ भी, एपिफनी क्या होती है? हेडिंग लिखो, एक लिखो, सिम्फनी। सिम्फनी लिखें, अ पीस ऑफ म्यूजिक। सिम्फनी, सिम्फनी इज अ पीस ऑफ म्यूजिक। पीस ऑफ म्यूजिक। हाँ जी, सिम्फनी इज ए पीस ऑफ म्यूजिक। फिर लिखें एपीफेनी। एपीफेनी, एपीफेनी इज अ सडन और स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का अचानक एहसास होना। एहसास होना कौन लगे लिखेंगे? आश्चर्यचकित रूप से। आश्चर्यचकित रूप से, एपिफेनी। एपिफेनी, चल गया जी। तो अचानक जब कोई
हाँ जी, सडन और स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन, जब किसी कैरेक्टर को क्या होता है, अचानक कोई चीज रियलाइज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एपिफेनी। एपिफेनी इज अ सडन एंड स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। स्ट्राइकिंग कोई चीज होती है तो कैसी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। सडन होती है तो कैसी होती है, अचानक होती है। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी चीज का एहसास होता है। तो एपिफेनी एक सडन और एक स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन है, किसका, समथिंग, किसी भी चीज का। जनरली कैरेक्टर्स का एक विजनरी मोमेंट बोलते हैं इसको। लिखें एपिफेनी। एपिफेनी एक लाइन छोड़ के लिखें, एपिफेनी कैरेक्टर्स का विजनरी मोमेंट होता है, जब उसे पता लगता है कि अब मुझे कुछ एहसास होने वाला है या ऐसा कुछ, उसे बोलते हैं एपिफेनी। उसे बोलेंगे एपिफेनी। चलिए जी, इसको अंडरलाइन देखें, कितना शानदार क्वेश्चन बनाइए। रीजनिंग फॉर पैरेलल केसेस, रीजनिंग फॉर, चलिए। हाँ जी, एफोरिज्म इज अ शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट, इज अ शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट। चलिए जी, फेबल क्या होता है भाई, फेबल जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाता है, फेबल। फिर मॉरल स्टोरी कौन सी होती है, नैतिक कहानी। लॉन्ग स्टोरी हो गया। चलिए जी, हाँ जी, हु आर बार्ड्स, पोएट्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बार्ड लिटरेरी वर्ड है, जैसे हमने एक वर्ड लिखा बी होल्ड। बी होल्ड का मतलब क्या होता है, टू सी। तो बी होल्ड कैसा वर्ड हो गया, लिटरेरी हो गया। कैसा हो गया, पोएट का मतलब कवि है, और लिटरेचर में कवियों क्या बोलते हैं, बार्ड्स। लिटरेरी वर्ड है। नॉवलिस्ट हो गए, ड्रामेटिस्ट हो गए, ट्रेजेडिशियंस हो गए। हाँ जी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन कर लो भैया, बड़ा अच्छा वर्ड था, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। background information provided by the writer to make the reader or audience aware of the context of the story. Exposition. हाँ जी, किसका पार्ट है ये, एक्सपोजिशन किसका भाग है, फ्रेटेक्स पिरामिड का। कितने भाग है फ्रेटेक्स पिरामिड के, पहला भाग जिसे क्या बोलते हैं, दूसरा राइज ऑफ एक्शन जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, और एक्सपोजिशन को बिगनिंग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इनसाइटिंग ऑफ एन एक्शन बोलते हैं। तीसरा भाग है जिसमें क्या होता है, चौथा भाग है जिसमें क्या होता है, फॉल ऑफ एक्शन हो गया, और लास्ट में क्या होता है, डिनाउमेंट क्या होता है, एंड होता है, और क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। चलिए, एनाग्राम क्या लिखा था हमने, लिखा था क्या एनाग्राम, हाँ जी, लॉजिकल अपील, और लिख लें भी, लॉजिकल अपील लिख लें, लेकिन लॉजिकल अपील बाद में आ जाएगा, ठीक है, लिख लें भी, एनाग्राम लिखें। एक लिखा था एपिग्राम, लिखा था क्या, क्या था एपिग्राम, है एपिग्राम सेइंग, कहावत, एफोरिज्म। अभी लिखा शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट। हाँ, चलिए लिखें एनाग्राम, लिखें एनाग्राम इज अ फिगर ऑफ स्पीच। Anagram is a figure of speech in which a word or phrase anagram is a figure of speech in which a word or phrase, लिख रहा हूं भाई, देखिए ध्यान से, is formed by rearranging the letters of a different word, rearranging the letters of a different word. हाँ जी, वर्ड और फ्रेज हिंदी में लिख लें भी इसको। एनाग्राम एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी शब्द के
लेटर्स के क्रम को बदलकर एक और शब्द बनाया जाता है, एक और शब्द बनाया जाता है। जैसे मैंने लिखा कैट और इसके शब्द को चेंज करके मैंने बना दिया एक्ट। तो लेटर्स तो क्या हैं? वही हैं, और लेटर तीन ही है ना, उनका क्रम क्या कर दिया। लेकिन इसका मतलब उस शब्द का मीनिंग होना चाहिए। आपने तीन शब्दों से ही कोई और शब्द बनाओगे, लेकिन उससे क्या होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। एनाग्राम, वर्ड और फ्रेज इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ ए डिफरेंट वर्ड। रीअरेंज करना है। हाँ जी, आए शब्द क्या? वो जो आप वर्ड खेलते हैं, जो तो होता है ना, एक वो गेम खेलते हैं हम वर्ड्स का, स्क्रैम्बल। उसमें हाँ, आपको 5 लेटर का एक वर्ड दिया गया, एक वर्ड है, और उसी को तोड़ के क्या बनाना है, एक और वर्ड बनाना है। कितने लेटर का? उतने ही लेटर का। हाँ, चलिए जी, एनाग्राम, एक्सपोजिशन। चलिए जी, हाँ जी, ए सीरीज ऑफ वर्ड्स विद नो, बहुत अच्छा था। कंजुगेशन सेपरेटेड बाय कॉमास। कंजुगेशन का मतलब यहां पर किससे है? कंजंक्शन से है ना। जिसमें कंजंक्शन नहीं है उसे क्या बोलेंगे? एसेंडाइटन। हाँ जी, मेटाफर, एक्सपोजिशन। चलिए जी, ए पार्ट ऑफ समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर द होल, सिनिक डकी। सिनिक डकी, ए पार्ट ऑफ समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर द होल। एक भाग जो सारे भाग के लिए है, या सारा भाग एक भाग के लिए। चलिए जी, एक्सपोजिशन बिगिनिंग हो गया। एनालॉजी, पैरेलल केसेस का क्या रीजनिंग, स्टाइल क्या हो गया? वर्ड चॉइस। चलिए जी, ए प्रोस्पेक्टिव फॉर्म, ए प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम विच, प्रोस्पेक्टिव लिखें, फ्यूचर, भविष्य। प्रोस्पेक्टिव, भविष्य की बात को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। फ्रॉम, ये मेरे ख्याल से हाँ पर्सपेक्टिव है ये। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव भी होता है भाई इसी तरीके से, लेकिन यहां पर पर्सपेक्टिव लिखें। लिटरेचर में नहीं देखते हम लोग पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव किसे बोलते हैं? परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण। ए पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जो फ्यूचर से रिलेटेड है। ए पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच ए स्टोरी ऑफ अ फिक्शन और नॉन फिक्शन इज टोल्ड। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है राइटर का, नॉवल का। और वो पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू को किससे शो करता है? पर्सन से। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन से क्या शो करता है? पॉइंट ऑफ व्यू। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दृष्टिकोण क्या है? पर्सपेक्टिव क्या है? डिस्कशन, विचार विमर्श हो गया, डिडक्टिव हो गया, डिस्कोर्स हो गया। डिस्कोर्स किसे बोलते हैं? बातचीत। डिस्कोर्स कोई कोर्स नहीं है, डिस्कोर्स इज बातचीत। डिस्कोर्स इज कॉन्वर्सेशन, डिस्कोर्स इज कॉन्वर्सेशन। चलिए जी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, नोट सही है? हाँ जी, अभी लिखा था ना एक्सप्लेनेटरी नोट।